दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। 18वीं लोकसभा का संसद सत्र, सांसदों के शपथ ग्रहण का जो पहला दिन था वो धमाकेदार रहा। इंडिया गठबंधन ने जो मैसेजिंग देने की कोशिश की वो बिल्कुल मतलब कहें कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी के पास ऐसा कोई जवाब नहीं था या फिर ऐसा कोई मोमेंटम नहीं था जो वो दर्शा सकें या दिखा सकें। वही पुरानी बातें, नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम एक जिम्मेदार विपक्ष चाहते हैं, हम चाहते हैं संवैधानिक मर्यादाओं का पालन किया जाए। हालांकि नरेंद्र मोदी कितनी संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करता है, इस पे सवाल है और इस पर हम राजेश सर के साथ बात करेंगे, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि आज जो लोकसभा में हुआ, जो संसद में हुआ, जिस तरीके से विपक्ष संविधान की कॉपियां लेकर पहुंचा, नीट के नारे लगे जब धर्मेंद्र प्रधान बतौर शिक्षा मंत्री सांसद पद की शपथ लेने के लिए मंच की ओर बढ़े। और इसके अलावा अवधेश पासी के जरिए जो अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं, जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। राजेश सर, आपका स्वागत है। और पहला सवाल कि जिस तरीके का मोमेंटम, जिस तरीके का उत्साह विपक्ष में इंडिया गठबंधन में देखा गया, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए नंदलाल भाई, आज पहले तो आपको और साझा भारत के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज जो हम लोगों ने देखा है ये संसद की कार्यवाही, पता नहीं, मुझे तो वैसा याद नहीं आता है, पर बहुत मायनों में ये बड़ी हटके था। हटके क्यों था भाई? प्रधानमंत्री तो हर संसद सत्र के पहले मीडिया को संबोधित करते हैं, तो इस बार अजूबा क्या था? हर संसद जब नई बनती है तो उसमें पहले दिन शपथ ग्रहण होता है, उसमें भी नया क्या था? ये तो हर बार होता है। दरअसल बहुत सी बातें ऐसी है जो जेस्चर से, लोगों के क्रियाकलाप से, लोगों के बॉडी लैंग्वेज से जो मैसेजिंग वो करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले बात करते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब मीडिया को संबोधित किया, उन्होंने जितनी बातें कही वो विपक्ष के लिए कही। विपक्ष जिम्मेदार उनको चाहिए, विपक्ष उनसे सहमत होना चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने कही। सत्ता पक्ष के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा कि सत्ता पक्ष को भी सहमत होना चाहिए कुछ मुद्दों पर, सत्ता पक्ष को भी जिम्मेदार होना चाहिए विपक्ष की अगर वो जिम्मेदारी चाहते हैं तो, ये उन्होंने नहीं कहा। और जो मुझे लगा शायद आपको हास्यास्पद लगे, जब उन्होंने कहा कि तीसरी बार जनता ने हमें चुना है और हम तीन गुनी ज्यादा मेहनत करेंगे। मुझे इस बात में बड़ी, मतलब दो तीन बातें इस एक वाक्य में छुपा हुआ नजर आता है। पहला तो, क्या वो 3 गुना मेहनत करके 3 मणिपुर बनाएंगे? क्या वो 3 गुना मेहनत करके बेरोजगारी को और 3 गुना बढ़ाएंगे? क्या वो 3 गुना मेहनत करके महंगाई को और 3 गुना बढ़ाएंगे? क्या महिला सुरक्षा की जो स्थिति है उसको और 3 गुना नीचे ले जाएंगे? क्या जो पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए, 71, उसको भी 3 गुना करेंगे? ये, क्योंकि अगर देखा जाए तो आज भी मैं ये मानता हूं कि सत्ता पक्ष के पास ऐसे कोई 5 काम नहीं है जो वो गिना सके। जो वो गिनाता है वो नैरेटिव है, जैसे धारा 370 हटाना, विश्व में डंका बजना, G20 हो गया, G8 में मोदी जी चले गए, इस तरह के बातों के अलावा आप देखें तो कोई भी ऐसा ठोस बात, यह शौचालय दे दिया इन्होंने, ये और कि कुछ करोड़ आवास इन्होंने बनाए। हालांकि ये अपने आप में संदेहास्पद है कि कितने करोड़ आवास बने और कितने लोगों को मिले, और राज्य सरकारों के उसमें क्या हिस्सेदारी थी, केंद्र सरकार की क्या हिस्सेदारी थी, ये अलग मामला है। 80 करोड़ लोगों को उन्होंने भोजन दिया। एक भी ऐसा नहीं उनके पास नैरेटिव है जो ठोस, और आज भी वही उनकी बातें थी। अब मुझे तो ये डर है कि 3 गुनी मेहनत किस दिशा में होगी, ये देखने वाली बात है कि 3 गुना मेहनत करके।
एक चीज जो मैं ये कहना चाहूंगा सर कि मर्यादा का बोझ जो है, मर्यादा की जो जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी हमेशा विपक्ष पर क्यों डाल देते हैं? जी, मैं वही कह रहा हूं कि उनको जिम्मेदार विपक्ष चाहिए, जिम्मेदार सत्ता पक्ष नहीं चाहिए। उनको विपक्ष सहमति चाहिए, पर सत्ता पक्ष किन मामलों में सहमत होता है इस पर उनको कुछ नहीं कहना। दरअसल हमेशा से इनका ये जो प्रवृत्ति रही है किकरा दूसरों पर फोड़ने का। मणिपुर में कुछ हो रहा तो विदेशी ताकतों का हाथ है, पुलवामा में RDX आया तो विदेशी हमला है, पंजाब में स्थिति खराब होता है तो दूसरे ताकतों का के कारण हो रहा है। ये बेरोजगार लोग हैं तो वो भाई अपने कारण हो रहे हैं। 80 करोड़ लोग मुफलिसी की जिंदगी जी रहे हैं, 5 किलो अनाज पर निर्भर है, तो वो भाई इनका मास्टर स्ट्रोक है। ये अपनी असफलताओं का उत्सव मनाने वाली सरकार रही है। हमेशा इन्होंने अपनी असफलताओं को बढ़ा चढ़ा करके सफलता में परिणत करके दिखाया और सिंबोलिज्म ज्यादा है। याद करें आप, कोरोना के समय हेलीकॉप्टर क्यों बरसाए गए? लोगों ने कहा कि भाई फूल आप क्यों बरसा रहे हैं, किस पर बरसा रहे हैं? तो इन्होंने कहा कि भाई हम स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में वो फूल बरसा रहे हैं। जबकि संसद में इन्होंने कहा कि इनके पास कोई डाटा नहीं है कि कितने स्वास्थ्य कर्मी शहीद हुए हैं कोरोना के दौरान। तो दिखावा में ही इनका ज्यादातर क्रियाकलाप, जो हर चीज में आप देखें आडंबर ज्यादा होता है। जैसे सेंगोल लेकर के संसद में स्थापित किया जाना चाहिए, या पूरे देश भर से पंडितों को बुला करके संसद भवन में मंत्रोच्चार और श्लोकों का उच्चारण होना चाहिए। ये सब जो सिंबोलिज्म है वो ज्यादा है। और सिंबोलिज्म के मामले में पहली बार मैं देख रहा हूं कि ये सत्ता पक्ष दबा हुआ है, क्योंकि जब हम लोग विपक्ष का पहला बेंच देखते हैं तो वहां कौन बैठे हुए? राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर के, बगल में अखिलेश यादव हाथ में संविधान लेके, और इन दोनों से, ये दोनों तो कैप्टन थे अपनी अपनी टीमों के, इन दोनों के बगल में जो बैठे हुए हैं वो है मैन ऑफ द मैच अवधेश पासी, वो संविधान लेकर के। और आज एक तरह से खिसियाहट आई होगी नरेंद्र मोदी जी के सामने कि ये चीज तो उनको करना था, क्योंकि संसद में कभी भी मोदी जी के बेंच पे उनके बगल में कोई दलित नहीं बैठ पाया आज तक। राजनाथ सिंह बैठते हैं, अमित शाह बैठते हैं, नितिन गडकरी बैठते हैं। राज्यसभा में चले जाए तो पीयूष गोयल बैठते हैं, क्योंकि वो राज्यसभा के नेता है। इसके अलावा आपने कभी किसी दलित को उनके बगल में नहीं देखा होगा। जी, मोदी जो है सर कहते हैं कि हमको सबको साथ लेकर चलना है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि नरेंद्र मोदी जो है अवधेश पासी का हाथ पकड़ के ले जाते और बोलते आइए मेरे पास 2 मिनट बैठिए संसद में? अगर ऐसा करते तो फिर वो मोदी नहीं रहते ना। मोदी जी जो कि विपक्ष को प्रतिपक्ष या विपक्ष नहीं मानते हैं, वो अपना दुश्मन मानते हैं। भाषण चाहे वो कुछ भी देवे, लेकिन उनका असली रंग दिखाई देता है जब चुनावी भाषणों में वो जाते हैं। वो और सबको साथ लेने की तो बात ही नहीं है। 80-20 करके इनको चुनाव लड़ना होता है। मुसलमान को मंगलसूत्र दे दिया जाएगा, ईसाइयों ने संडे को हॉलीडे बना दिया, छुट्टी बनाया। तो इस तरह की बातें जो करते हो, मन में दलित और आदिवासियों के प्रति जो मन में उनकी भावना है वो मन में रह जाती है, क्योंकि मामला वोट का रहता है। वरना दलित और आदिवासी के बारे में भी उनके मन में कुछ ऐसे ही विचार आते होंगे। आप देखिए, जैसे ईसाई, बहुत सारे क्रिश्चियन जो है वो आदिवासी हैं, तो क्या उनके प्रति नफरत नहीं दिखता है? क्या जब आदिवासियों का जंगल ये छीनते हैं और उद्योगपतियों को देते हैं, तो क्या ये नहीं पता चलता है कि आदिवासियों के प्रति इनके मन में क्या सोच है? जब अवधेश पासी जीतते हैं, एक दलित है, उनको तो हिंदू माना नहीं जा रहा है, एक दलित है, अयोध्या से चुनाव जीते हैं उस सांसद के खिलाफ जो कि संविधान बदलने की बात कर रहा था, और उसके बाद जिस तरह से अयोध्या वासियों को गाली गलौज की जो एक सीरीज चला, उसको रोकने के लिए क्या इन्होंने कुछ किया? क्या इन्होंने अपने IT सेल के इंचार्ज को बुला के कहा कि ये सब क्या हो रहा है? तो भावनाएं है कि हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से निकल के आ ही जाती है। आप राष्ट्रपति के मामले में देख लें,
हमारी राष्ट्रपति दलित आदिवासी महिला है। यह हम लोगों के लिए गर्व का विषय होना चाहिए, लेकिन संसद भवन के उद्घाटन पे उनको नहीं बुलाया गया। आखिर क्या बात है भाई? जो कि देश के प्रथम नागरिक, उनको आप लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुला रहे हैं। चलिए मान लिए यहाँ आप धर्म की बात करते हैं, क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिंदू नहीं है? आदिवासियों को आप हिंदू नहीं मानते हैं? क्या कारण था कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में उनको बुलाया तक नहीं गया? और जब नींव मंदिर का डाला गया तो उस समय रामनाथ कोविंद थे राष्ट्रपति, जो दलित थे, उनको भी आपने नहीं बुलाया। तो ये सारी बातें ऐसी नहीं है कि दलित समाज समझता नहीं है या आदिवासी समझते नहीं, ये बात हर कोई समझ रहा है। और नहीं समझने वाली बात यह है कि आज भी सत्ता पक्ष ये मानने को तैयार नहीं है कि बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि वोट उनके कम हुए और किसी का वोट कम नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में 7-8% वोट कम हुए हैं पूरे, और जहां वो बढ़ा है वोट, उससे उनका सीट का कन्वर्जन नहीं हुआ। तमिलनाडु में 2-4% बढ़ा है तो वो सीट में परिणत नहीं हुआ। और जो एक बात और जो समझ में आई कि आने वाले दिनों की जो आहट है कि धर्मेंद्र प्रधान जब जाते हैं, सीट से उठते हैं, तो नीट जो है विपक्षी चिल्लाने लगते हैं। ये बताता है कि आने वाले दिनों में, अभी तो ये 10 दिनों का संसद सत्र है और जब जुलाई के तीसरे हफ्ते में संसद सत्र शुरू होगा, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी इस संसद को कल्पना की ही नहीं, जिस मर्यादा, जिस जिम्मेदार, मतलब कि नरेंद्र मोदी जो कुछ भी कहें और उसको विपक्ष जो है हाथ जोड़ के स्वीकार कर ले, उनको ऐसा विपक्ष चाहिए। लेकिन ये विपक्ष तो ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो हाथों में संविधान लेकर के मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी ये चल रहा है। तो क्या नरेंद्र मोदी इसके लिए तैयार हैं सर? देखिए, नरेंद्र मोदी तो ज्यादातर समय संसद में रहेंगे नहीं, तो उनको है नहीं। वो तो कहीं बैठ के टीवी पे अपने रूम में या जो भी जिस भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देखेंगे संसद की कार्यवाही। क्योंकि आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें, जब उन्हें भाषण देना होता है या कोई बिल पास करवाना होता है, उसी दिन वो आते हैं संसद में, नहीं तो ज्यादातर समय वो संसद में नहीं आते। याद कीजिए मणिपुर का मामला, संसद पूरा हंगामेदार चल रहा था, हर दिन वॉकआउट हो रहा था, हर दिन हंगामा हो रहा था, नरेंद्र मोदी आ ही नहीं रहे थे। आए कब? जब अविश्वास मत पेश किया गया विपक्ष की ओर से, तब वो आए बोलने। तो नरेंद्र मोदी और आप किसी भी मुद्दे पर देखें, किसी भी मामले में, नीट के मामले में आज तक नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है? एक शब्द नहीं कहा। मणिपुर के मामले में 1 साल होने को आया, क्या कार्रवाई हुई, क्या नहीं हुई, कोई किसी एक बार संसद में जो उन्होंने कहा वो भी 80 मिनट बोला उन्होंने दूसरे मुद्दों पे। जब विपक्ष वॉकआउट कर गया तब वो मणिपुर के मुद्दे पे बोलने लगे कि भाई हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और जो एक सरकारी अधिकारी वाला जो बात होता है कि हाँ भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम हालत को कंट्रोल में कर रहे हैं, बस ये था मामला, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। या किसी भी अन्य मामले, दिल्ली में दंगे हुए थे, याद होगा आपको, 2019 में सरकार बनने के बाद क्या कहा था उस पर नरेंद्र मोदी ने? कभी कोई स्टेटमेंट आप बता दें? तो जो भी चीन के मुद्दे पर आप देख लें, भाई ये तो राष्ट्रभक्तों की सरकार है, बाकी सारे तो देशद्रोही हैं। राष्ट्रभक्त सरकार ने चीन के घुसने पे प्रधानमंत्री ने क्या कहा अंत में? टीवी पर आकर, ना कोई घुसा है ना कोई गया है, इस तरह के कुछ बातें बोल करके वो निकल गई। तो जो भी समस्याएं हैं उसको फेस टू फेस या हेड ऑन, उस समस्याओं को लेने का कुवत मुझे लगता है नरेंद्र मोदी में नहीं है। कभी भी आप, जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री, ठीक है काम क्या हुआ नहीं हुआ वो तो एक अलग एनालिसिस का विषय है कि भाई गुजरात मॉडल क्या है नहीं है, पर आप देखें तो जब भी समस्याएं आई हैं उसको हेड ऑन लेने की ताकत मुझे नहीं लगता नरेंद्र मोदी ने कभी दिखाई, कभी भी। आज नीट का मामला है। आज एक बात और नंदलाल जी, आपने देखा होगा जो पॉलिटिकल सर्किल में चलता है कि भाई बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ, इस पर राजनीति मत कीजिए। तो राजनीति किस पर करें भैया? आप राजनीति जो लोग कर रहे हैं, जो लोग पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, उन्हें राजनीति किस बात पे करनी चाहिए?
24 लाख क्या, वो जितने अभी एक सप्ताह में जितने एग्जाम का घपला घोटाला ये सब की। एक्चुअली सर, जो आप बच्चों के भविष्य वाली जो बात कर रहे हैं, अगर आप इसमें देखें तो तेजस्वी यादव पर जो है नीट के पेपर लीक के मामले को जो है थोपने की कोशिश हो रही है कि जो पेपर लीक के मामले हुए हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, उसमें जो पीएस है तेजस्वी यादव का, उससे जुड़े कुछ लोग जो है शामिल हैं। लेकिन सरकार ये स्वीकार नहीं कर रही है कि नीट का पेपर लीक हुआ है, जबकि आप देखिए कि तमाम जगहों पे जो है ये बात साबित हो रही है कि पेपर लीक हुआ है। आज खबर छपी थी, पता नहीं ये बिहार का मामला था या झारखंड का मामला था, कि जो पेपर जलाए गए थे उसमें से जो है जांच एजेंसियों ने क्वेश्चन मिलाए जो आधे अधूरे बचे हुए थे, तो उसमें से 60 से ज्यादा क्वेश्चन सही पाए गए और मेल खाए हुए हैं। बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि जो नौकरी का श्रेय और नौकरी देने का श्रेय तेजस्वी यादव ले रहे हैं, उनकी जो इमेज है उसको खत्म करने के लिए पेपर लीक के मामले को उन पर थोप दिया जाए। अगर पेपर लीक हुआ है तो पहले आप स्वीकार तो करिए। इसको पूरा ट्विस्ट देने की मतलब मोदी सरकार जो है, मैं कहूं कि अगर वो पूरी बेशर्मी कर रही है और छात्रों के भविष्य से खेल रही है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्या है कि पहले आप स्वीकार भी ना करें और आरोप भी लगाएं। अरे मैं पिछले 6 महीना से कंटिन्यूअसली देख रहा हूं कि जो सरकार है, या भाजपा लेड गवर्नमेंट का है या एनडीए सरकार का है या पिछली जो सरकार थी, उस समय से मैं ये देख रहा हूं कि इनका लाइन और लेंथ दोनों गड़बड़ है और हर चीज इनका खुद ब खुद एक दूसरी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ये मान नहीं रहे हैं कि पेपर लीक हुआ। पहले तो सीधे सीधे धर्मेंद्र प्रधान ने पहले दिन कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, बस थोड़ी बहुत अनियमितताएं उसको हम लोग देख रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद हुआ कि भाई यहाँ पेपर पकड़ा रहा है, वहां पकड़ा रहा है, ईओयू जांच कर रहा है। तब हुआ कि भाई गड़बड़ बड़ा स्तर पे हुआ है। और तेजस्वी को लपेटने का पीछे कारण क्या है? मामला गोधरा है, क्योंकि गुजरात में जो हुआ है ये, और बिहार के लोग गुजरात जाकर के परीक्षा दे रहे हैं और नंबर ला रहे हैं अच्छे अच्छे, तो उस चीज को साइडलाइन करने के लिए तेजस्वी पर थोप दो। और सीधी बात यह है कि अगर पहले तो आप ये मान लें कि पेपर लीक हुआ है, और अगर पेपर लीक हुआ है और उसमें तेजस्वी का हाथ है या तेजस्वी के पीएस का हाथ है, उसको आप पकड़े ना भाई। विपक्ष तो यही कह रहा है ना कि यदि कोई दोषी है तो उसको पकड़ो। कौन पकड़ेगा? पकड़ने के लिए पाकिस्तान की पुलिस तो आएगी नहीं, या ईडी आजकल किसी दूसरे देश गई हुई है, उसे भेजिए, पकड़िए आप। तो कार्रवाई के नाम पे सिफर है ये लोग। अभी सच बात तो ये है कि ये लोग देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि वहां से क्या निर्णय आता है, और उस निर्णय पे ये लोग अपना आगे का कार्रवाई अपना चलाएं। और ये सारा का सारा मामला ये इन लोगों का है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा तो हमने कर दिया। ये इस चक्कर में अभी तक इन्होंने क्या स्टेप लिया है ये किसी को नहीं पता। सीबीआई जांच हो रहा है के लिए कर दिया, ये कर दिया। भाई जांच तो वो लंबा चलेगा, वो होते रहेगा, जो दोषी हैं वो पकड़ाएंगे। आप इन छात्रों के लिए क्या कर रहे हैं? जो छात्र परेशान हैं आज आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप उन लोगों को कोई राहत देने का कोई काम कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि उनको राहत मिले, और राहत मिले तो क्या कर रहे हैं? तो ये बात पूरी तरह से साइड में है। अभी ये सब बस एक तो ये लोग संभल नहीं पाए हैं अभी तक। जो चुनावी हार है या चुनावी प्रदर्शन का हार नहीं कह सकते हैं क्योंकि 240-41 सीटें भी बहुत है। तो चुनावी प्रदर्शन में जो कमी आई है उससे ये लोग अभी उबर नहीं पाए हैं। दूसरी बात विपक्ष, आप ये देखें, सबसे बड़ा बात मोरल बूस्टअप का बात। आज एनडीए का मोरल पूरी तरह से लो है, और जो विपक्ष है
कम सीटें आने के बावजूद उसका मोराल बहुत हाई, क्योंकि एक कहावत है ना कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, और ये लोग मन से जीते हैं और ये इनके ताकत बढ़ाने में, इनके सारे कार्यविधि में, इनकी कार्य क्रियाकलाप में नजर आ रहा है। और जितने भी ये स्टेप ले रहे हैं आप देखिए कि बहुत ही कैलकुलेटेड है। क्या कारण था कि अवधेश पासी साथ साथ चल रहे थे? और एक बात और कि अखिलेश यादव यहाँ संसद में ही अवधेश पासी का हाथ पकड़ के नहीं लाए, विधानसभा में उत्तर प्रदेश में अवधेश पासी अखिलेश यादव के बगल में बैठते हैं, ये भी है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि दिखावा के लिए है। अगर दिखावा के लिए है तो संसद में आप दिखावा करने के लिए आए हैं, तो क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी इनके बगल में बैठते हैं अवधेश पासी? तो सही मायने में सम्मान किसको देना चाहिए, किस तरह से देना चाहिए, ये दिखा रहा विपक्ष। और ये मैसेजिंग आज पूरा देश का दलित समाज ये देख रहा हो कि किस तरह से एक दलित सांसद को जनरल सीट से लड़ा करके वो जीता और उसको सम्मान दिया जा रहा है। ये सब बड़ी बातें हैं और इन सब बातों से घबरा। और पहली बार मैंने जिस दिन चुनावी रिजल्ट आ रहा था, मैंने कहा था कि पहली बार मैं देख रहा हूं कि मोदी जी के चेहरे पर वो नूर नजर नहीं आ रहा है। और आज भी मुझे ऐसा ही लगा कि चेहरे की चमक सारी उतरी हुई थी और मलिन मुख जैसा होता है उस तरह का था। और मुझे देख करके लग रहा था कि भाई अंदर से वो खुश नहीं। जी मेरा ये कहना है सर कि नरेंद्र मोदी जो है इस रिजल्ट के लिए तैयार नहीं थे। जो रिजल्ट आया है और जिस तरीके से वो शपथ लेने के लिए सांसद के तौर पर आगे बढ़े, तो वहां पर आप देखिए कि उनका जो चेहरा है अचानक से जो है वो झटके से विपक्ष के चेहरे की तरफ देखते हैं और फिर जो है अपना इधर चेहरा करके और खड़े हो जाते हैं। तो ये साफ है कि बीजेपी हो या कोई भी हो, उस परिणाम के लिए लोग तैयार नहीं थे और इन्होंने सोचा नहीं था कि यूपी में सबसे ज्यादा इन्हें नुकसान होगा। चुनाव परिणाम पे, चुनाव प्रक्रिया पे, चुनाव आयोग पे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के बावजूद जो रिजल्ट आया है जिसे विपक्ष ने और जनता ने एक्सेप्ट किया है, बहुत सारी सीटों पर भी मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। लेकिन चूंकि हम अब डिबेट के आखिरी हिस्से में हैं, हम ज्यादा लंबा वीडियो चाहते भी नहीं, दर्शकों के लिए आसान रहता है छोटा वीडियो देखना, तो हम आधे घंटे का वीडियो रखेंगे। सर, राहुल गांधी ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जब उनकी ओर देखे तो संविधान की कॉपी ऊपर उठाई, हवा में लहराई, तो और बाद में वो आकर के मीडिया में भी उन्होंने कहा कि जो है ये संविधान पे हमला कर रहे हैं और हम ऐसा होने नहीं देंगे। जिस तरीके का सरेंडर नीतीश कुमार और नायडू ने किया है, अभी तो चूंकि 26 तारीख को स्पीकर का चुनाव होगा तो देखना होगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि नायडू कोई बहुत ज्यादा प्रतिरोध करने वाले हैं, अपना कैंडिडेट उतारने वाले हैं। और बीजेपी चाह रही है कि वो पूरी तरीके से जो है कंट्रोल करके चलाए, जैसे पिछले 2 जो है सेशन जो है आप उनकी जो कार्यकाल हैं वो चलेंगे। आपको लगता है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके की आज प्रतिक्रिया दी, आगे भी जो है यही सब देखने को मिलने वाला है? राहुल गांधी में जो बदलाव है, भारत जोड़ो यात्रा से आप याद करें, आप तो थे भी उस यात्रा में, आप उस समय से याद करें, दरअसल वो भारत जोड़ो यात्रा ही उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है उसके जड़ में। जब कोई नेता 4000 से ज्यादा किलोमीटर पैदल चल दे और देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तबके से, अलग अलग जाति के लोगों से, अलग अलग धर्म के लोगों से मिलता है, आप सोचिए कि अगर 4000 किलोमीटर चले तो कम से कम तो अगर 1 किलोमीटर पर एक आदमी से बात उन्होंने किया होगा तो 4000 लोगों से तो सीधे सीधे बात किया होगा उन्होंने। मीटिंग्स की अलग अगर बात हटा भी दे तो जो अलग अलग जगहों पर रैलियां होती थी या मास मीटिंग होता था उसको हटा दे, 1 किलोमीटर पर एक आदमी रखे तो 4000 लोगों से तो उन्होंने डायरेक्ट बात किया। ये अपने आप में एक कोई भी आदमी, राहुल गांधी की बात नहीं, कोई भी आदमी, हम हो, आप हो, कोई भी आम आदमी अगर 4000 किलोमीटर चलता है
और अलग अलग देश के हिस्से में अलग अलग लोगों से, अलग अलग भाषा के लोगों से, अलग अलग जाति के लोगों से, अलग अलग तबके से बात करता है, तो उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आना स्वाभाविक है। और राहुल गांधी, और उस समय लोग मजाक उड़ा रहे थे, आपने देखा होगा कि लोग मजाक उड़ा रहे थे, अरे भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, ये क्या जोड़ने जा रहे हैं, भारत टूटा कब था जो अब ये जोड़ेंगे, टी शर्ट ये इनके इतने कीमत की है, जूता इनका इतने कीमत का है, तो रात को ये एसी में सो जा रहे हैं, तो ये खाने में चिकन खा रहे हैं। मतलब जितने तरह के फेक नैरेटिव चलाने का प्रयास होता है वो किया गया, वो सारा। और आपने देखा कि एक भी फेक नैरेटिव का इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। एक हमारे देश में एकमात्र नेता राहुल गांधी है जिसको कि डिमीन करने के लिए अरबों रुपए खर्च किए गए, और इसने पलट के कभी जवाब नहीं दिया, अपने क्रियाकलाप से जवाब दिया। और उस क्रियाकलाप के कारण आज देश की जनता ने उनमें विश्वास देना। ठीक है, 99 सीट बहुत ज्यादा नहीं है, 100 सीट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो नैरेटिव गढ़ा गया था उसको तोड़ने में ये सफल हुए। जो ये संविधान के प्रति दिखा रहे हैं वो मैसेज मतलब एक एक इंसान तक पहुंच रहा है, पूरे देशवासियों तक पहुंच रहा है। और आप यकीन मानिए, यदि मेन स्ट्रीम मीडिया ने सिर्फ ये नैरेटिव चलाया होता कि टक्कर है, एनडीए और इंडिया गठबंधन में टक्कर है, अगर ये नैरेटिव एक बार चल गया होता तो आप यकीन मानिए कि ये 240 से घट करके 180 के आसपास आ गया। उसमें एक सर एक बात और भी है ना, उसमें एक बात और भी है कि भले इंडिया गठबंधन जो है 234-35 के आसपास जो है सिमट गया हो, लेकिन उसका यहाँ तक पहुंचना भी तो आपको बेचैन किए हुए है, आप परेशान हैं, आपको सरदर्दी है कि कैसे होगा, कैसे क्या होगा, आप उस रिजल्ट को लेकर ही जो है आपको बुखार आया हुआ है। तो अगर वो सत्ता में आ गए होते तो अभी तक तो आपको पता नहीं दौरे पड़ गए होते। भाई दरअसल नंदलाल भाई, कुश्ती की लड़ाई आपने देखी होगी। कुश्ती में एक पहलवान है, उसको आप जमीन में लेटा दिए हैं और उसके ऊपर चढ़े हुए, और उसके बाद वो पहलवान अगर जो जमीन में लेटा हुआ वो खड़ा हो जाता है तो आप तो आधी लड़ाई ऐसे ही हार गए। तो वही हालत है, सिर्फ एनडीए गठबंधन नहीं लड़ रहा था, या सिर्फ भाजपा नहीं लड़ रही थी, ईडी, सीबीआई, आईटी, फंड सीज करना, जितने तरह छापेमारी, लोगों को तोड़ना, खरीदना, हर तरह के जितने हथियार थे वो सारे चलाने के बावजूद ये हालत है। घबराए हुए वो इससे कि भाई हमने सारे हथियार चला दिया और तब ये हालत। अगर एक आध हथियार कहीं ये छोड़ देते या अपने हथियार खाने में एक आध हथियार रिजर्व रखते तो इनका तो सरकार चला जाता। और जो भी मैसेजिंग चल रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से, उसके बड़े दूरगामी अर्थ भी हैं और उसके दूरगामी परिणाम भी, और इससे वो ज्यादा घबराए हुए। क्योंकि अब आप देखिए, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर ये आज भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि चुनाव तो इन्होंने दूसरे मुद्दों पर लड़ा, मुजरा पर और मंगलसूत्र पर, मीट पर, मटन पर, इन सारी बातों पर लड़ा। तो बेरोजगारी, महंगाई को ये आज भी मुद्दा नहीं मान रहे हैं। नीट जो कि सबसे बड़ा मुझे लगता है पेपर लीक, 26 लाख नौजवान जो 12th के बाद देते हैं, और ये सारे लोग 1 साल के बाद फर्स्ट टाइम वोटर होंगे। बड़ी बात ये है। और ये 25-26 लाख लोगों से अगर इनके माता पिता और घर में भाई बहन सबको जोड़ ले तो 1 करोड़ से ज्यादा बनता। सिर्फ नीट का मामला, नेट और CSIR नेट, इसका मामला अलग रख दे, पिछले जो क्वेश्चन लीक हुए हैं उसका अलग रख दे, और खुलेआम जो पेरेंट्स धरना दे रहे हैं वो खुलेआम बोल रहे हैं कि अगर ये नीट का रिजल्ट पहले आ जाता तो ये 100 सीट पार नहीं करता। ये वो लोग हैं, याद रखें कि नीट जो शहरी तबका देता है वो मध्यम वर्गीय तबका देता है, गांवों से गरीब तबका आता है। जो शहरी तबका है वो भाजपा का कोर वोटर है। ये आप समझो कि नीट है या जेईई है, उसमें जो अच्छे कोचिंगों में जाता है, कौन जाता है? कोटा में जाके पढ़ने का गांव के किसको हैसियत है कि कोटा में जाके लाखों रुपए खर्च करके अपने बच्चे को पढ़ाए? वो नहीं है। वो शहरी क्षेत्र का वो आदमी है जो कि कोर वोटर रहा है भाजपा का,
जो भाजपा के डेवलपमेंट मॉडल पर वोट देता है, और जब वो एक तरह से विमुख हो रहा है इनसे, तो इनको डर है और इसलिए ये मतलब संभालने का प्रयास कर रहे हैं, संभल नहीं रहा है क्योंकि घपला घोटाला हो चुका है। तो लब्बो लुआब ये है आज के संसद सत्र का कि मैसेजिंग इंडिया गठबंधन के तरफ से बड़ी जबरदस्त रही। उन्होंने ये भी बताया कि भाई हम शांति से तो बैठने वाले हैं नहीं, और मोदी जी के लिए भी ये मैसेज है कि आप अपने क्रियाकलाप के तरीकों में बदलाव लाओ। हालांकि आएगा नहीं ये, क्योंकि मोदी का क्रियाकलाप अगर बदल जाए तो फिर मोदी कैसे, फिर तो वो नाम उनका बदल जाएगा। तो इसीलिए अभी बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप देखें रणनीति दोनों तरफ से बन रही है। और ठीक है, स्पीकर का चुनाव, मैं ये मान के चलता हूं कि स्पीकर के चुनाव में एनडीए गठबंधन अपना स्पीकर बनाने में कामयाब रहेगा, ये मैं मानता हूं। लेकिन क्या वो आखिरी है? अभी तो 5 साल सरकार चलना है, और यही इस तरह से जो चल रहा है, यदि ये चलते रहा और 5 साल ये सरकार चल गई, तो आप यकीन मानिए, आज आप चाहे तो लिख लेना लाल भाई, 5 साल बाद फिर हम लोग बात करेंगे, भाजपा 100-125 भी नहीं पहुंच पाएगी इस तरह से। उसमें एक चीज और भी है सर, मान लीजिए कि पिछली बार क्या हो रहा था कि आपके पास बहुमत था, तो आप एनडीए के भरोसे भी नहीं थे, आपको कुछ भी करना था तो आप कानून बना रहे थे और सेकंडों में पास कर रहे थे। लेकिन अब तो कुछ गलत होगा तो हो सकता है टीडीपी भी कहे कि भाई जरा मेरे को फाइल दिखा दो, मैं पढ़ लेता हूँ, मेरे को सवाल होंगे, मेरी बात मान लेना। तो नीतीश कुमार के लिए भी तो है, एनडीए के तमाम दलों के लिए, और आप अब बिल पास नहीं कर सकते। आप 240 पर आकर के बिल पास करेंगे तो यही होगा कि संविधान को आपने जो है मतलब खत्म ही कर दिया है। मतलब वो ऑर्डिनेंस वाला मामला तो अब चलेगा नहीं। हाँ, आप जो है ये नहीं कर सकते कि मतलब आंखों में धूल झोंक करके जो है संसद चला रहे हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं। अगर 240 के करीब जो है विपक्षियों के पास नंबर है तो ये नंबर पर्याप्त है। और हम लोग तो चूंकि अभी युवा हैं, बहुत सारे जो है सांसद जो विपक्ष के जो है 50 के पार हैं, ज्यादा 10 की उम्र है। उन लोगों ने राजनीति की ये सियासत देखी है, 10 बरस की जो राजनीति रही है उससे अलग ये मैंडेट है। और मुझे लगता है कि आज जो बातें हुई हैं उनमें से हमने ज्यादातर कवर कर लिया है, और हर रोज जो है राजेश सर के साथ दर्शकों जो है दोस्तों, हम संसद में जो कुछ भी होगा उस पर बात करेंगे, ताकि अगर आप संसद की कार्रवाई देख न पाए, सुन न पाए, तो हमारी अगर ये बातचीत आप सुन लें तो आपके लिए जो है पूरी डिबेट हो जाए, पूरा दिन का कवरेज हो जाए और जो कुछ भी हुआ वो आपको पता चल जाए। बहुत शुक्रिया राजेश सर आपका, और कल फिर मिलेंगे। एक बात और कहना चाहूंगा दर्शकों के लिए कि यदि कोई ऐसा मुद्दा जो संसद में उठा है और आप चाहते हैं कि हम लोग उस पर बात करें, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, हम लोग उस पर भी बात करें। जी धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो हम हमेशा कहते हैं आपके सवालों पर बातचीत करते हैं, और कोई भी मुद्दा हो उस पर हम बात करेंगे। और झारखंड के जो है जो सांसद थे उनमें से भी जेएमएम के भी कई सांसदों ने शपथ ली है, बीजेपी के सांसदों ने शपथ ली है, और झारखंड पर भी हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। लेकिन ये जो संसद है ये बहुत इंपॉर्टेंट संसद है। नरेंद्र मोदी पहली बार जो है कह सकते हैं कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, और अब लोकतंत्र की जो चक्की है वो चलेगी, और उसमें देखा जाएगा कि उनका जो ईगो है, जो अहंकार है, वो कैसे जो है ट्विस्ट और टर्न लेता है। बहुत शुक्रिया सर, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद। जय भीम। जय भीम सर, जय भीम।